जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अपने YouTube चैनल विजय क्लास ग्रुप 29 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज चलते हैं प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपके सामने लेकर के सीटेड प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र प्रथम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। तो चलते हैं हम प्रश्न नंबर पहले की तरफ। तो प्रश्न आपका पहला क्या है प्यारे भाइयों एवं बहनों? कह रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य होगा? तो कहने का मतलब है आपका ऑप्शन, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से और अन्य पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। दूसरा कह रहा है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित होती है। जब आपके ऑप्शन में केवल आ जाए, पूरी तरह आ जाए, तो ऑप्शन आपका हट जाएगा प्यारे भाइयों बहनों, तो आपका दूसरा हट जाएगा। फिर कह रहा है कि अच्छी तरह देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। या फिर पर्यावरण केवल बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बात ध्यान दीजिए, अगर अच्छी तरह केवल खान पीन ही निर्भर करता तो सभी अमीर घर के बच्चे क्या होते, बहुत ही क्या होते आपके, उनका दिमाग क्या होता है, विकसित पूरी तरह से होता। इसलिए आपका ऑप्शन जो बन जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिक और कुछ क्या होते हैं पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो ऑप्शन आपका है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, यह ऑप्शन, या निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, या फिर बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कौन सा कथन जीन पियाजे के अनुसार नहीं कहा जा सकता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? इसमें कौन सा ऑप्शन है जो पूर्व संक्रियात्मक विकास विचार की एक सीमा नहीं है? तो ऑप्शन आपका है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, या फिर अहमन्यता या अनुत्क्रमणीयता। तो ध्यान दे लीजिए यहाँ पर, यह जो आपका इसका ऑप्शन बनेगा तीसरे में, कह रहा है कि आप पूर्व संक्रियात्मक विकास की एक सीमा नहीं है विचार की, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन इसमें प्रतीकात्मक विचार का विकास। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि किसके अलावा निम्नलिखित चरणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मतलब कौन सा है, किसके अलावा भी क्या करता है, खेल बच्चों को जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपको ऑप्शन बताना है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या फिर यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, या वे नए कौशल हासिल करते और सीखते हैं उन्हें कब उपयोग करना है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आपका इसमें ऑप्शन बनेगा कि खेल क्या होता है, उनको समय बिताने का भी एक क्या होता है, सुखद तरीका होता है। ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5 क्या कर रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कह रहा है कि कौन सा प्रश्न आपका जो है बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो आपका ऑप्शन कह रहा है, क्या आप इसका उत्तर जानते यह होगा, या सही जवाब क्या है यह होना चाहिए, या क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं यह होगा, या विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो बच्चे ज़्यादा तब सोचेंगे जब हम उन्हें कहेंगे कि आप इसको विभिन्न तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा, तो बच्चा हाँ या ना में तुरंत जवाब दे देगा, या नहीं होगा, सही जवाब क्या है उसे आएगा देगा, नहीं आएगा तो नहीं देगा। तो ऑप्शन आपका चौथा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें कौन सा विकल्प है जो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, कह रहा करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, या थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण या रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग,
परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन क्या होगा कि स्वयं से आप सीखिए, उसके बारे में योजना बनाइए और सहयोग के द्वारा सीखिए। यही एक प्रगतिशील कक्षा का क्या है, सबसे अच्छा वर्णन है आपका। तो ऑप्शन बन जाएगा पहला। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन बताता है हमें कि शिक्षा स्वयं ही क्या है, जीवन है। कह रहा है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। यह या स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। या स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। या जीवन सच्चा शिक्षक है। तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आपका जो ऑप्शन बनेगा इसमें 7वां, तो हो जाएगा क्या, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से किसको माना जा सकता है। ऑप्शन आपका बनेगा, उनके सिद्धांत से संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। या इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण की प्रक्रियाएं हैं। या यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। या उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो ऑप्शन जो बनेगा प्यारे भाइयों इसमें पहला हो जाएगा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कह रहा है कि निकटवर्ती शिक्षा का क्षेत्र संदर्भित करता है। कह रहा है कि निकटवर्ती शिक्षा का क्षेत्र संबंधित करता है किससे, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। या उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। या एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। या उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो 9 का ऑप्शन बन जाएगा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। कह रहा है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या करता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। या फिर आपका आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों को समायोजन होता है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। या समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। उभयलिंगी का मतलब होता है आपका थर्ड जेंडर, मीन्स जिसको हम क्या कहते हैं, आप समझ ही गए हैं। तो इसमें ऑप्शन जो बन जाएगा आपका 10वां में, कह रहा है क्या, इसमें मर्दाना और स्त्री गुणों का क्या होता है, समायोजन होता है। मतलब दोनों क्या होते हैं गुण इसमें पाए जाते हैं, उसी हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी मतलब थर्ड जेंडर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। कह रहा है बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे इसमें किसको छोड़कर बाकी सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन बनेगा मीडिया के द्वारा, सामाजिकरण के द्वारा, संस्कृत के द्वारा या ट्यूशन के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा प्यारे भाइयों, बच्चे ट्यूशन को छोड़ करके सभी के द्वारा शेष क्या करते हैं, लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर आज के 12 की तरफ। कह रहा है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक क्या है आपका, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके लिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, यह होगा। या फिर आपका होगा परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। या वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो 12 में जो आपका ऑप्शन बन जाएगा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है, ऑप्शन आपको बताना है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है,
प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक मतलब एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। 13 का आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। कह रहा है कि इस शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कह रहा है शिक्षक सीखने के मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन का उपयोग कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, या कह रहा है बच्चे के सीखने की ज़रूरत को जानने में, और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, या बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा वह हो जाएगा 14 का पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अगला कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मीन्स लगातार और विस्तृत रूप से, मतलब कि जिसमें आपका लगातार और विस्तृत रूप से जिसका संबंध हो उससे। कह रहा है इसे भारत के शिक्षा के अधिकतर अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, या यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, या यह विभिन्न शिक्षा शास्त्रों क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, या यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो आपका जिससे संबंधित नहीं है तो आपका बन जाएगा 15 का चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कह रहा है बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। क्या हो सकती है? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच में अंतःक्रिया यह हो सकता है, या एक संसाधन समृद्ध वातावरण हो सकता है, या सफल माता पिता हो सकते हैं, या एक अनुशासित दिनचर्या हो सकता है। तो प्रतिभाशालिता के कारण आपका जो बनेगा यहाँ पर आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 17 की तरफ। तो प्रश्न आपका 17 क्या कर रहा है? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। कह रहा है सामाजिक आर्थिक रूप से, मतलब कि जो समाज और आर्थिक रुपए पैसे दोनों से वंचित पृष्ठभूमि वाले हैं उनके माहौल की कैसी आवश्यकता होगी? उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, या उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, या उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, या बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 में मेरे प्यारे भाइयों? तो हो जाएगा दूसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को क्या करते हैं हम? महत्व देते हो। जैसा सीखे हैं, जैसा पढ़े हैं उसका क्या करेंगे? महत्व करेंगे और उसका उपयोग करेंगे उनके साथ में। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। कक्षा में सृजनात्मक और प्राकृतिक बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उन्हें प्रतिस्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो ऑप्शन आपका इसमें बन जाएगा हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पर? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। करा अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? बच्चों को सीखने के लिए मदद करने में कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है? ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका जो एक कार्य को छोटे प्रबंधी खंडों में तोड़ना, या अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, या उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, या बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा जो तरीका नहीं होगा चौथा हो जाएगा बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ।
कह रहा है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न कौन से बच्चों की पहचान करते हैं? विकलांग है, डिसलेक्सिया है, सृजनात्मक है, प्रत्यास्थी है। तो देखिए यहाँ पर जब अलग अलग सोच की बात करेगा तो सृजन कर सकेगा, सीखेगा, विस्तृत मात्रा में रचना करेगा, तो आपका ऑप्शन ही बन जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर तीसरा सृजनात्मक। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। 21 कह निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता? कह रहा है शिक्षक द्वारा बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है, वो आपका क्या होगा? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना यह होगा, या कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, या फिर सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, या सरल उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो ऑप्शन हो जाएगा 21 का जो नहीं करता है, तो आपका चौथा ऑप्शन बन जाएगा अब सरल उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग क्या है आपका? करा स्मृति है, डर है, ध्यान है, उत्तेजना है। तो इसमें आपका संवेग कौन सा है मेरे प्यारे भाइयों? तो स्मृति माने होता है याद रखना, ध्यान माने होता है सोचना, उत्तेजना माने होता है आपका मतलब किसी चीज़ के प्रति एक्साइट होना। लेकिन कह रहा है संवेग आपका जिसमें बहुत ज़्यादा आपका वो हो, तो ऑप्शन बन जाएगा डर हो जाए। क्या हो जाएगा? डर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। कह रहा है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन किया जाता है। कह रहा है कि एक बच्चा यह बताता है कि दूध जो है एक मशीन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। निम्नलिखित में से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। क्योंकि देखिए बच्चा कभी क्या है यह नहीं देखा है कि दूध कहाँ से निकलता है, तो इसलिए वो कह रहा है कि वो मशीन द्वारा दूध क्या करता है? निकलता है। तो ऑप्शन बन जाएगा बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, यह होगा। या फिर बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, या बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, या बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो ऑप्शन इसका जो बनेगा दूसरा हो जाएगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने के लिए अपने अनुभव आधारित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न 24 आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है? प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। चाहे आप पढ़ाइए चाहे ना पढ़ाइए, बच्चे को आप क्या कर सकते हैं? छोड़ देंगे, या बच्चे वैसे खेलते रहे, यह होगा। या शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, मतलब ये निर्धारित है बुक की आप यही पढ़ाएंगे बस और कुछ नहीं करना है हमें। या फिर पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना, कि हमारा मतलब है कि हम पाठ्यक्रम को क्या करेंगे? ख़त्म कर देंगे समय के साथ, ठीक है, और उसको दोहराएंगे। या आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, या ऐसा स्थान देना जहाँ बच्चे क्या करें? स्वयं एक दूसरे से आपस में पूछताछ कर सके। तो ऑप्शन बन जाएगा यही चौथा ही। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कह रहा है कक्षा समृद्ध शिक्षा को कौन प्रोत्साहित करता है? तो आपका ऑप्शन कह रहा है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। जब परे होगा तो प्रोत्साहित कहाँ करेगा? यहीं कट जाएगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फी में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। या फिर अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा जिसमें सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए। या पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो बच्चे जब खुली वातावरण में रहेंगे, उनके मतलब आज़ादी मिलेगा, तब वो ज़्यादा क्या करेंगे? प्रोत्साहित होंगे। तो ऑप्शन इसमें दूसरा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। क्या कह रहा है कि आपके
निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, या वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, या वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, या फिर वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो 26 का जो आपका ऑप्शन बनेगा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क NCF 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की, क्या प्राप्त की? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो NCF 2005 का जो आपका था राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क, वो आपका रचनावाद को क्या किया? प्राप्त किया। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। करा कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वो क्या करें? वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, या फिर वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, या वे सभी उपस्थित में नियमित होते हैं, या वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो प्रेरित कक्षा वही माना जाएगा जिसमें बच्चा क्या करेगा? शिक्षक से वाद विवाद सब चीज़ें कर सके मतलब बात प्रत्यावाद कर सके, मतलब प्रश्न उनसे पूछ सके। तो ऑप्शन आपका चौथा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के सबसे उपयुक्त है? बच्चों के अधिगम में सुधार करने का सबसे उपयुक्त साधन क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन आपका दे रहा है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, या शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, या फिर आपका ऑप्शन बनेगा इसमें कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, या आपका जो ऑप्शन होगा शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो 29 का जो ऑप्शन बन जाएगा प्यारे भाइयों चौथा हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। तो लास्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन जो है वातावरण में एक महत्वपूर्ण अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो किस में मदद करता है? ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, या शिक्षकों को निर्देश देने में, या बच्चों को उनको पाठ कर रट कर याद करने में। तो इसका जो प्यारे भाइयों ऑप्शन बनेगा पहला हो जाएगा बच्चों को अपनी कक्षा में विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद। हिंदी के पेडागोजी प्रश्न को लेकर चलते हैं आपके सामने। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 106 को। कह रहा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। कह रहा है कि बच्चे जो हैं प्राथमिक स्तर के हैं, अगर उनको हमें हिंदी भाषा सिखाना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी हमें क्या होना चाहिए? कह रहा है कि भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो शिक्षक है उसका भाषा ज्ञान मायने रखेगा, या कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें मायने रखेगा, या फिर कक्षा में ब्लूप्रिंट समृद्ध परिवेश मायने रखेगा, या कक्षा में लिखित आकलन। तो देखिए, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें और कक्षा में ब्लूप्रिंट समृद्ध परिवेश, इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि रंगीन पुस्तक होगा बच्चे ज़्यादा रुझान करेंगे। अगर पूरे कक्षा को ही हम क्या करें चित्र से पेंट कर दें, चित्र उसमें अलग अलग बना दें, तो बच्चे बहुत ज़्यादा क्या करेंगे उस पर रुझान दिखाएंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। कराए बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि मतलब हमें क्या करना चाहिए? बच्चों की बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, अगर वो सीखे हैं तो उसको न सिखाई जाए, यह करना चाहिए। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, यह करना चाहिए।
या बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, या बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। बच्चा जो अनुभव सीख कर आया है, जो भाषा सीख कर आया है, हमें क्या करना चाहिए, उसका उचित प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 108 की तरफ। कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। एक भाषा को सीखने सिखाने में मतलब आप कोई भाषा सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप किस चीज़ को मानेंगे? संज्ञानात्मक विकास को, जिसे आप जानते हैं, या सामाजिक अंतःक्रिया को आप मानेंगे, या दृश्य श्रव्य सामग्री मानेंगे, मतलब देखने और सुनने की सामग्री को, या बाल साहित्य। तो अगर हमें बच्चों को भाषा सीखना या सिखाना है, या किसी को भी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बच्चों को भाषा सीखना या सिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया को ज़्यादा बल देंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 109 की तरफ। तो प्रश्न आपका 109 क्या है इसमें, कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए, कि हिंदी भाषा शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए, इसके बारे में आप देख लेते हैं। हम कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए बच्चों की जो भाषा संबंधी है उसकी रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें, या बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हम क्या करें, हिंदी भाषा को स्थान दें, या बच्चों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर दें, कि मतलब किसी एक भाषा का प्रयोग करो, या बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें। तो बच्चों की जो भाषा है उसके हम शक्ति को क्या करेंगे, बढ़ने का अवसर देंगे। ऑप्शन पहला बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की तरफ। कह रहा है कक्षा 5 के बच्चों की कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल का सबसे कमजोर मानते हैं। मतलब अगर उनको भाषा आकलन करना है तो आप कौन सा सवाल इसमें सबसे कमजोर मानेंगे, कि आपका ऑप्शन बनेगा केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केवल शब्दों में लिखो, इस चीज़ को मानेंगे सबसे कमज़ोर। या यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन बातों कामों से परेशानी होगी, इसको। या अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। या ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या क्या खरीदा, इसको। तो आप क्या करेंगे, सबसे कमज़ोर जो होगा आपका चौथा ऑप्शन बन जाएगा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या क्या खरीदा, क्योंकि उसने कुछ खरीदा ही नहीं था, खरीदा था सिर्फ उसने क्या, चिमटा। तो इसमें कुछ हमें वो याद करने की है नहीं, तो इसलिए सबसे कमज़ोर कड़ी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 111 की तरफ। 111 का कह रहा है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। भाषा का मतलब सबसे महत्वपूर्ण प्रकार क्या है। ऑप्शन जो आपका बनेगा, सुनना होना चाहिए, अक्षर ज्ञान होना चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए, लेखन होना चाहिए। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार या जो कार्य है संप्रेषण होना चाहिए, मतलब आदान प्रदान होना चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 112 की तरफ। तो 112 आपका क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, या सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। सुनने और लिखने कुशलता का आकलन होगा सुनी गई कहानी को अपने अनुसार लिखना। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 113 की तरफ। करा सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, मतलब सार्थक पढ़ता है तो वाक्यों या शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है, किसको दर्शा रहा है, कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, इस बात को। वह अटक अटक कर पढ़ता है, इस बात को। या वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, इस बात को। उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, इस बात को। तो वह जब पढ़ने में समय ले रहा है तो इसका मतलब है कि वह क्या कर रहा है, उन शब्दों को पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 114 की तरफ। कह रहा है हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना यह होना चाहिए, या भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, यह आकलन में क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, या भाषा की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना।
तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर अब हम 115 की तरफ। प्रश्न 115 क्या कह रहा है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। क्या है उदाहरण आपका? तो ऑप्शन कह रहा है आपका इसमें पहला कि प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या होगा। छुट्टियां कैसे मनाई, इसके विषय में आप बताइए। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखिए। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों को लिखिए या किसी आंखों देखी घटना का वर्णन कीजिए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन बन जाए किसी आंखों देखी घटना का वर्णन कीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 116 की तरफ। कह रहा है भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, यह होगा। बच्चे विद्यालय आकर भाषा सीखते हैं, यह होगा। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं, यह होगा। तो सही जो आपका बनेगा, बच्चे क्या होते हैं, भाषा सीखने की जन्मजात क्या होती है, क्षमता होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 117 की तरफ। कह रहा है डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया माने होगा ग्राफ बनाना, लिखना, आप जान जाइए। तो होगा क्या, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा 117 का चौथा, लिखने में। चलते हैं प्रश्न नंबर 118 की तरफ। 118 क्या कह रहा है भाइयों कि प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, या हिंदी मूल्यों वाली कहानी कविताएं, या बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, या हिंदी भाषा विविध रूपों में देने वाली रचनाएं। तो आपका ऑप्शन इसमें चौथा बन जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 119 कह रहा है आपका कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए जटिल हो सकती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, या भाषा सीखने की प्रक्रिया में बाधित करती हैं। तो क्या होगा, बहुभाषिक कक्षा में भाषा आपका क्या होगा, संसाधन के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के मुख्य अंतर का मुख्य आधार क्या है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, या आपका भाषा की जटिल समस्याएं। तो ऑप्शन जो इसका बन जाएगा तीसरा हो जाएगा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो भाइयों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।